नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ देहरादून से विंग कमांडर अरुमा अनुमा आचार्य जी, क्षमा करें, अनुमा आचार्य जी, जिन्होंने 24 साल तक अपनी एयरफोर्स में सेवा दी है, सेवारत रही हैं और फिलहाल वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हम आपसे जो बात करना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है आर्म फोर्सेस में और आर्म फोर्सेस के बारे में अक्सर आप कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते भी बात करती रही हैं देश के हित में। वी सैल्यूट ऑल आवर आर्म फोर्सेस विथ टू हैंड्स, क्योंकि आर्म फोर्सेस की वजह से ही हम सुख चैन से सो रहे हैं देश में, ये हम मानते हैं। तो आप से मेरा सीधा सवाल है कि ट्रंप साहब ने जिस प्रकार से ये कहा है कि सुरक्षा नीति, भारत की सुरक्षा नीति, भारत की विदेश नीति और भारत की अर्थनीति, आर्थिक नीति ये यूएस से अलाइन होगी, तो सुरक्षा नीति के तहत हमारे लिए जो जोखिम है उसका पहला उदाहरण मेरे ख्याल से हम तो ये समझते हैं कि चंडीगढ़ में वेस्टर्न कमांड में हमारे यहां पर अमेरिका के राजदूत पहुंचे और उनके साथ एडमिरल लेवल के अधिकारी से लेकर यूएस के सैन्य अधिकारी भी आए और उनको ब्रीफ किया गया। मेरे ख्याल से बॉसेस को ब्रीफ किया जाता है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि ब्रीफिंग तो बॉसेस को दिया जाता है। तो क्या अमेरिका हमारा बॉस हो गया है? अनुमा जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर देसाई, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, ये जो विजिट थी, ये एक इस तरह की विजिट है जिसको पहले हम इतिहास में नहीं देखते। अब सरगेई गोर का वेस्टर्न कमांड में जाना अ, कुछ चीजें बताता है। एक तो देश के लोगों के लिए ऑप्टिक्स, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है, तो एक राजनयिक को वहां बुलाकर और एक सेना के जनरल साहब से उनकी ब्रीफिंग कराने से गोदी मीडिया क्या कैरी करेगा? गोदी मीडिया ये खबर कैरी करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर उनको ब्रीफिंग दी गई। अब इससे बाहर हमारे देश की जनता जो है क्या समझेगी कि ऑपरेशन सिंदूर जरूर कोई अच्छी चीज हुई होगी जिसके कारण उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो ये तो हमारे अंदर के ऑडियंस के लिए ऑप्टिक्स है और उसके अलावा कुछ नहीं है। देश के लिए तो ये देश हित में नहीं है। देखिए, अमेरिका एक ट्रस्टेड पार्टनर कभी नहीं रहा। अगर हम अपना इतिहास देखें तो 1971 में जब हम चाहते थे कि जब पाकिस्तान को हम बांग्लादेश जब अलग करने के लिए जा रहे थे, उसी समय निक्सन और हेनरी किसिंजर जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी एक तो कुछ बातचीत हुई और कुछ बदतमीजियां हुई, जिसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत मुखर जवाब ना देते हुए भी इनडायरेक्टली ऐसा जवाब दिया कि किसिंजर और निक्सन को बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि भाई भारत हमसे इस तरह से लोहा ले रहा है, और इसीलिए उसने सातवां बेड़ा अपना खड़ा कर दिया जब हम लड़ाई कर रहे थे। तो पाकिस्तान के फेवर में और हमारे खिलाफ अमेरिका तब था। आगे चल के एक तरह की न्यूट्रल स्थिति बनती है अमेरिका के साथ और वही बेहतर होती है। अमेरिका ने कई बार सीआईए के जरिए हमारे देश में जब जब इंदिरा जी की सरकार थी तब तब यहाँ अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की। जॉर्ज फर्नांडिस का अपना बयान है 1977 के पहले कि मैं इंदिरा गांधी को हटाने के लिए सीआईए की मदद लूंगा और मैं फ्रांस जाके मदद लूंगा, यहाँ तक के बयानात उनके हैं। आगे चल के जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सीआईए की एक इस बात को लेकर एक सेमोर हेर्श नाम की किताब ने द प्राइज ऑफ पावर किताब लिखी थी। मोरारजी देसाई ने उनके ऊपर एक केस किया था, लेकिन मोरारजी देसाई वो केस जीते नहीं थे। तो हेनरी किसिंजर, जहां तक मुझे मालूम, हेनरी किसिंजर नहीं है, सेमोर हेर्श मेरे ख्याल से अभी भी जीवित हैं। और ये सारी बातें आई थी। तो अमेरिका ने इस देश में हमेशा गलत तरह से प्रभाव फैलाने की कोशिशें की हैं। और आप देखिएगा, ये जो 2014 में भी जो सरकार हमारी हटाई गई थी, उस समय में भी अमेरिकी दखल अंदाजी हमारे देश में उसके ट्रेसेस मिलते हैं।
तो आज जब अमेरिका ये कहना चाहता है कि हमें उनसे अलाइन होना है, तो इसके पीछे सबसे खास बात यह है कि हम हमेशा रूस के साथ रहे हैं। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था तब भी रूस हमारे साथ था। इंदिरा गांधी जी ने कूटनीतिक मैसेज दिया था रूस में जाकर और उनके साथ में एक एग्रीमेंट करके कि अगर अमेरिका आएगा तो फिर वो विश्व युद्ध की तरफ बात बढ़ जाएगी, और रूस हमारी तरफ पूरी तरह खड़ा था। आज भी हमारी सेना में 60% से ज्यादा हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो रशियन हैं। हमारे अभी जब मिग 21 को हमने रिटायर किया उसके बाद इनकी संख्या कम हुई है, नहीं तो हमारे रडार्स हैं, हमारे जो और दूसरे सिस्टम्स हैं वो भी रशियन हैं, और अमेरिका उस जगह को ऑक्यूपाई करना चाहता था। आज हमें रूस जो MI-57 है, वो एयरक्राफ्ट मिग 57 है, Su-57 है, सुखोई 57, वो हमें देना चाहता है। और इसमें अमेरिका चाहता है कि उसका F-35 जहाज हम लें। और F-35 के बारे में थोड़े समय पहले इलॉन मस्क ने क्या कहा था कि वो एक तरह से कूड़े का ढेर बताया था उसे। तो अमेरिका अपने इस कूड़े के ढेर को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डरपोक पने के कारण हमारे देश को बेच देगा तो हमारा नुकसान होगा। और देश का कोई ख्याल ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रख रहे हैं, जबकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया हुआ है, एक ट्रेड डील कर बैठे हैं। और सरगेई गोर के जाने को मैं एक सिक्योरिटी डील की तरह सोच रही हूँ, यही समझ में मेरे आ रहा है, क्योंकि वरना कोई मतलब नहीं बनता कि हम लोगों का ध्यान जब इंडो पैसिफिक पे यानी ओशियन रीजन पे होना चाहिए, उसमें हमारी थल सेना की कमांड में सरगेई गोर क्या करने गए थे, इस समझ के परे। विंग कमांडर महोदया, आपने ठीक ही कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, और क्यों है इसका भी आपने बयान किया। और हम इतिहास में जाएं, इतिहास से वर्तमान में आ जाएं, तो भी अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया था। पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, मगर भारत उनके लिए एक बड़ा मार्केट है। और ये मार्केट को, यानी वो आपने ठीक कहा, एलन मस्क ने जो उनके युद्ध विमान के लिए जो कहा था वो हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरियां होगी, हमारे शासकों की मजबूरियां होगी। नहीं, अभी हमने खरीदने की बात की नहीं है, फिलहाल अभी बात नहीं हुई है। लेकिन इलॉन मस्क ने जो कहा, उसको जिस तरह का एयरक्राफ्ट बताया, और ट्रम्प प्रशासन बिल्कुल उसे उस जहाज को हमारी तरफ ठेलना चाहता है। फिलहाल हमारी ये बात नहीं हो रही है, पर अमेरिका का मंतव्य बड़ा साफ है डॉक्टर देसाई जी, हम अभी राफेल खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर, और जी। राफेल का सौदा पहले से भी विवादित हो चला है। यानी दूसरी बात, जो सोर्स कोड है वो तो देते ही नहीं है। और रशिया ने हम न केवल सोर्स कोड देने के लिए कहा है, बल्कि वो यहां पर उत्पादित हो हमारे युद्ध विमान, उनके जो युद्ध विमान है वो, ये भी मेरे ख्याल से उन्होंने ये रास्ता दिखाया था और इसके लिए तैयारी दिखाई थी। तो कौन से विमान हमें लेना चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, इसके बारे में कम लोग बातें करते हैं। 2000 के साल में कारगिल के बाद हमारी सरकार को 100 विमानों की तभी कमी थी हमारे वायुसेना के लिए। तो एक पूरा प्रपोजल मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट हमने खरीदा था फ्रांस से, दासो एविएशन का ही वो मैन्युफैक्चर है, इसी कंपनी का जिससे राफेल बनता है। तो उससे एक मिराज 2000-5 नाम का जो अपग्रेडेड जहाज था, उसकी पूरी डील हो चुकी थी। 100 जहाजों का सप्लाई ऑर्डर लेकर जब जॉर्ज फर्नांडिस के पास हमारी वायुसेना के जो लोग थे जो उससे जुड़े हैं, वो जब लेकर गए, तो उसी समय कारगिल के ताबूत घोटाले का भी आपने सुना है कि वो बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया था। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इस डर से कि इसमें भी कहीं कोई घोटाले में ना फंस जाऊं, उन्होंने उस डील को, उस सप्लाई ऑर्डर को साइन नहीं किया, जिसके जी, कारण हमारी सेनाओं में एक 10 साल का गैप बन गया। तो मिराज 2000-5 अगर हम 100 जहाज तब खरीद लेते, जिसको हम नेगोशिएटेड कीमत पर खरीद रहे थे, और जो मिराज हमने खरीदे थे 80 के दशक में, 84-85 में जो खरीदे थे, उससे उतना जो दाम बढ़ते हैं उसका प्रॉपर सब कुछ कैलकुलेट करके हम खरीदने वाले थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय उस डील को साइन नहीं किया।
ना करने के कारण पूरी एनडीए की सरकार 2004 तक जब तक रही, हम एक बैकलॉग में चले गए। इससे पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार में जो सिखोई 30 का ऑर्डर दिया था, वो 250 जहाज हमारे जरूर उस दौरान आते रहे, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार ऑर्डर उसका दे चुकी थी। फिर आगे चल के ये एक चीज होती है, हमारी सारी डील में होती आई थी, और मिराज की डील में भी ये था, जो हमने 1984 के करीब करी थी, कि हम टेक्निक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं, जिसके कारण एचएएल के अलग अलग डिवीजन में हम वो पूरा जहाज फैब्रिकेट करते हैं। तो हमारे पास तकनीक होती है, उस जहाज की हम सबसे आगे वाली सर्विसिंग तक करते हैं, और उसको एक तरह से पूरा ही असेंबल कर लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं। वो हमारे यहाँ ऑलरेडी ये तरीका है, मौजूद है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से, जब जिस राफेल की टेंडरिंग कांग्रेस ने 2007 में की थी, उसमें यूरोफाइटर और राफेल L1 और L2 हुए थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण जब एक कोर्ट केस कर दिया, तो सरकार ने सोचा कि ठीक है, जब अगर ये कोर्ट केस ठीक हो जाता है तो हम उसके बाद ही इसका सप्लाई ऑर्डर देंगे। लेकिन उसमें वो सरकार चली गई। इसका फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग तरीके से लिया। जो राहुल गांधी ने बार बार बताया कि इस डील में धांधली है, निस्संदेह धांधली थी, क्योंकि जो 126 जहाज हम एक एक जहाज 300 करोड़ में खरीदने वाले थे, केवल 18 जहाज हमारे पास उड़कर आने वाले थे, जैसे बने पूरे बनकर, लेकिन बाकी जहाज हम यही मैन्युफैक्चर करने वाले थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी के उस केस को लगा देने के बाद वो डीरेल हो गया, और नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के जून में उस पूरे बने हुए प्रपोजल को खत्म करके एक नया सप्लाई ऑर्डर 36 जहाजों का दे दिया। कह दिया कि ये इंटर गवर्नमेंट डील है, कोई नई टेंडरिंग नहीं हुई, जो कि गलत था अपने आप में। तो उन्होंने इंटर गवर्नमेंट डील कहा, एग्रीमेंट कहा, और 5 गुना दामों में सिर्फ 36 जहाज खरीदे, जिसमें हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली। मतलब हम पूरी तरह फ्रांस के ऊपर निर्भर हैं। अब जिस 114 जहाज की बात हो रही है, इस पर आ जाते हैं। ये जहाज भी अगर हम आज सप्लाई ऑर्डर देंगे, तो ये जहाज आज से 8 या 9 साल के बाद ही हमें मिल सकते हैं। मोदी सरकार सिर्फ ऑप्टिक्स करती है। इन जहाजों की कीमत, अब मैंने जो सुना है उस हिसाब से 3,000 करोड़ के करीब हो गई है। तो ये जहाज दूसरे देशों को सेम जहाज दासो एविएशन कम दाम में दे रही है, हमें ज्यादा में मिल रहा है। और इंटर गवर्नमेंट डील, जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया, IGA, इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये होता है कि हमें उस कंट्री को डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, तो सस्ता मिलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ से भी ज्यादा, अब लगभग 3000 करोड़ में जो खरीदने की बातचीत सारे मीडिया चैनल से आ रही है, उससे तो ये लगता है कि देश को हर तरह से बेच रहे हैं। हो सकता है कि ये 3000 करोड़ में से एक हिस्सा इन्होंने अपने पीएम केयर फंड में वापस डालने को कह दिया हो। देखिए, सोचने में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जब दामों का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं हो रहा, कोई एजेंसी उसकी जो गुणवत्ता और उसका दामों का जो निर्धारण है उसको सही नहीं साबित कर रही, उसकी कोई पड़ताल नहीं हुई है, तो इसमें क्या समझा जाएगा कि आप ज्यादा दाम देश से ले रहे हैं क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, और बाद में कुछ पैसा आप अपनी पीएम केयर फंड के जरिए भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे इसका कोई नियत नहीं नजर आती सरकार की। नहीं, जो राफेल 300 या 400 करोड़ में हमें मिल रहा था, वो राफेल अभी 3,000 करोड़ में मिलेगा। जी हाँ, हम 1500 करोड़ में खरीद चुके हैं। जो 36 जहाजों का जो हमने ऑर्डर दिया था, इस सरकार ने 2018 के अंत में ऑर्डर दे दिया था, जो हमें 2020 और 21 में पूरे आए वो 36 जहाज, तो उनको हमने पहले ही 5 गुना दाम, यानी कि 1500 करोड़ में खरीद लिया एक एक जहाज को। लगभग वही दाम है। सरकार ने उस समय ये बयान दिया था कि हम फुल्ली लैडेन एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, यानी कि इसके पूरे सिस्टम्स इसमें लगे हैं, अलग से कुछ नहीं खरीदेंगे। लेकिन बाद में अलग से मिसाइलें भी खरीदी गई। तो पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के नाम पर इतना बड़ा चूना लगाने वाली सरकार आज तक नहीं आई थी। और मैं तो एक सवाल और आपसे रखना चाहती हूँ आपके दर्शकों के सामने, कि इतना हल्ला किया अगस्ता वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में, और ये कहा गया कि यूपीए की सरकारें चोर थी या उन्होंने रिश्वत लेने की कोशिश की। लेकिन उसी अगस्ता वेस्टलैंड में अटल बिहारी वाजपेयी के तथाकथित दामाद रंजन भट्टाचार्य का नाम था, जो सुषेण गुप्ता की कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण
मुझे लगता है कि अगस्ता वेस्टलैंड को अब ठंडे बस्ते में डाल रखा है और उसके ऊपर कोई पड़ताल नहीं हो रही है। तो मोदी सरकार हर बार झूठे आरोप लगाकर लोगों के बीच में भ्रांतियां बनाकर ही सरकार बनाती रही है, और अब तो हमारी आंखों के सामने हमारी देश का लगभग 3,000 करोड़, जो कि लोग कह रहे हैं, उस उतना पैसा देकर, वो भी कई गुना दाम है, और दूसरे कंट्रीज को जो दासो एविएशन जो एयरक्राफ्ट बेच रहा है उससे ज्यादा दाम है। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये इंटर गवर्नमेंट डील है, तो बजाय हमको सस्ता एयरक्राफ्ट मिलने के कई गुना ज्यादा महंगा जहाज सरकार ले रही है। मुझे लगता है सरकार अनपढ़ों की है, अनस्किल्ड लोग भरे हैं जिनको देश से कोई मतलब नहीं है। उनको किसी तरह देश को खसोट खसोट के बीजेपी का अकाउंट भरना है, ये साफ दिखता है। अगस्ता वेस्टलैंड का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल से उसका नामांतरण हो गया और वो अभी के जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनकी किसी कंपनी के साथ उसका भी टाइप कुछ हो गया है, ऐसा सुनने में आया है। जी जी जी। तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि चूंकि इस पर अब कोई सरकार आगे पड़ताल नहीं कर रही है, तो इसमें जो भी हम अटकलें लगाएं वो जाकर निशाने पर ही बैठेंगी, ये मैं कह सकती हूँ। एक जाते जाते एक सवाल मुझे और हो रहा है अनुमा जी, जी कि सदगुरु के आश्रम में जाकर रक्षा मंत्री उपस्थित हों और वहां तीनों आर्म फोर्सेस के अधिकारियों को रक्षा मंत्री के हाथों सदगुरु के कुछ अवार्ड दिलाए जाएं, ये कितना उचित मानते हैं आप? देखिए डॉक्टर देसाई, देश का बाबाकरण हो चुका है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, अपनी पत्नी के खिलाफ ही आरोप है, जिसके ऊपर अभी बाल यौन शोषण का भी एक आरोप लग चुका है, उस आदमी को मैं तो जग्गी वासुदेव ही कहूंगी। सदगुरु नाम से उस आदमी का कनेक्ट करना ठीक नहीं है। स्वनाम धन्य, खुद को ही अपने आप को सदगुरु कह रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया, कोयम्बटूर का एक बहुत सारा हाथियों वाला जो क्षेत्र था उसको अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में लेकर और अपना फैलाता हुआ आश्रम बनाया, इस आदमी के आश्रम, तथाकथित आश्रम में हमारी तीनों सेनाओं के लोगों का वर्दी में जाना और रक्षा मंत्री का वहां रहना और नाचना, झूमना, कूदना, ये सब पूरे देश को शर्मिंदा कर रहा है। मैं मानती हूं ऐसे बाबाओं को अगर सरकार ही अधिकृत बनाती जाएगी तो इस देश को पतन के गर्त में वैसे ही गिर रहा है, और तेजी से गिरने में कोई नहीं रोक सकता। ये सेनाओं का अपमान है, ये देश की राष्ट्र निष्ठा का अपमान है। और एक प्राइवेट एजेंसी जिसमें एक जग्गी वासुदेव, जो बहुत ही विलासिता पूर्ण माहौल बना के और अनाधिकृत जमीनों पर रह रहा है, अपना उसने ठिकाना बना रखा है, वहां हमारे देश की अधिकृत सेना के लोग वर्दी में जाते हैं। ये सरकार के ऊपर, मैं तो राजनाथ सिंह जी के ऊपर वैसे भी चाहती हूँ कि यूएपीए कानून लगना चाहिए। इस आदमी ने हमारे अग्निपथ स्कीम लाने से पहले हमारी सेनाओं से डिस्कस नहीं किया, पता नहीं देश की किन 158 संस्थाओं से डिस्कस की वो, और खुद अपने मुंह से बोला। तो सरकार अगर इस व्यक्ति के ऊपर यूएपीए नहीं लगा रही और रक्षा मंत्री बना के रखा है, तो इस देश का बेड़ा वैसे ही गर्क हो रखा है। और ये जो जग्गी वासुदेव के आश्रम में तथाकथित उसके स्थल पर ये जो घटना हुई, इसने सेनाओं को मान मर्दित किया है, और ये हमारे जैसे सभी वेटरन्स के लिए, सभी सैनिक कर्मियों के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। अनुमा जी, अंतिम सवाल, जी मान लीजिए कि कल आपकी सरकार आ रही है, जी तो आर्म फोर्सेस के लिए क्या परिवर्तन किए जाएंगे? आपका एजेंडा क्या रहेगा? यानी कांग्रेस की सरकार यदि आती है या तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आती है, सबसे पहले तो अग्निपथ स्कीम को बंद करेगी हमारी सरकार। सबसे जरूरी चीज ये है कि अग्निपथ स्कीम को बंद किया जाए, क्योंकि उसके कारण सेना में 2.5 लाख सैनिकों की कमी हो चुकी है, और दो घड़े धड़े बन गए हैं। एक धड़ा है परमानेंट सैनिकों का, और दूसरा है अग्निवीरों का, जो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते। उनका भी एक मुद्दा है कि भाई हमें आप उतना सब कुछ दे नहीं रहे हैं, हमारे अगर हम शहीद होते हैं तो हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे परिवार का आप ध्यान नहीं रखेंगे।
तो उनका भी एक मुद्दा है। तो 2 धड़े सेना के अंदर बना के सेना कमजोर हो गई है, 2.5 लाख हमारी मैन पावर कम हो गई है, हमारी गोरखा रेजिमेंट जैसी बिल्कुल बहादुर रेजिमेंट जो है वो एकदम कमजोर हो गई है, उसमें नए लोग नहीं आ रहे हैं, और अधिकांश लोग नेपाल के जो हमारी गोरखा रेजिमेंट में आ रहे थे वो चीन में जा रहे हैं। तो हम ये सब डैमेज कंट्रोल सबसे पहले करेंगे। दूसरा, हम टेंडर इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि पिछले 11 सालों में इस सरकार ने जहाजों की खरीद के लिए एक भी टेंडर नहीं डाला। इफेक्टिवली 24-25 हमारे पास स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि 42 होना चाहिए। तो ये दूसरा काम हमारी सरकार करेगी। अगर हम आईजीए करेंगे तो हम उसमें डेफिनेटली प्राइस नेगोशिएट करके हम अपने देश का फायदा करेंगे। मैं समझती हूँ ये इमीडिएटली ये सारे काम सरकार करेगी। और जिस तरह से सेनाओं को ब्यूरोक्रेसी के नीचे दबा दिया गया है, जिस तरह से सीडीएस को सरकार ने नौकरशाहों के नीचे दबाकर जो सरकार चाहती है वो कर रही है, वो भी किया जाएगा। उस ऐसी परंपरा को खत्म किया जाएगा। और अगर ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम ही प्रधानमंत्री ने देकर उसे पॉलिटिसाइज किया था, उसमें हमारे देश की किसी धरोहर का नुकसान हुआ है, जहाजों का नुकसान हुआ है, देश को उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। और अपनी वायुसेना की सेना की स्ट्रेंथ को हम बहुत मजबूत करेंगे। साथ में हम एआई को और अपना जो नाविक सिस्टम जो हमारा इसरो बना रहा है, जिससे हम अभी भी पूरी तरह अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि हम बेका एग्रीमेंट कर चुके हैं उनके साथ में कि जो जीपीएस जो है हमारे, वो अमेरिका बेस्ड ही सैटेलाइट्स जो है उसी पर निर्भर हैं। हमने नाविक बनाने की कोशिश की जो ठीक से बना नहीं है, तो हम उस पर ध्यान देंगे जिससे कि अमेरिका पर हम अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर सके। चाइना के पास बेदू है, अमेरिका के साथ हमने बेका किया है, पर इन दोनों को हम अगर एक एक जगह पर रखें तो भी ये हमारे फायदे का नहीं है। हमें अपना नाविक बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जिससे ये डिपेंडेंसी खत्म हो सके। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस स्किल्ड लोगों की सरकार है, उसे गवर्नेंस आती है, उसे देश हित समझ में आते हैं, इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये 3-4 निर्णय सेना को लेकर तुरंत प्रभाव से किए जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन सबको मिल गया? नहीं, मुझे जो तो नहीं वायदा मिलता है। मेरी 25 साल की सर्विस है, ट्रेनिंग को मिला के मेरी 25 साल की सर्विस है। मुझे तो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता, मेरे पति को मिलता है। तो ये जो एनामली है, आप समझिए, आधे से ज्यादा हमारे फौजी पूर्व फौजियों को ओआरओपी नहीं मिल रहा है, एक धड़े को मिला। वही 2 धड़ा बनाने की बात जो उन्होंने हमारे सेना के अंदर बना लिया है, वही बाहर बना लिया है, ओआरओपी वाले, नॉन ओआरओपी वाले। तो ये दिक्कत यही है, ये सरकार मराठा, गैर मराठा, जाट, गैर जाट, कुकी, मैती, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, ये जो करती है, इसने सेना को भी 2 भागों में तोड़ दिया है। और तो और हमारे सेना में जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, उनके भी 2 भाग कर दिए हैं। एक वो जिन्होंने कोई ना कोई लिम्ब या कोई चीज को ह्रास करके वो नौकरी छोड़ दी है, उनकी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग अपनी उस डिसेबिलिटी के बाद भी सेना में रहे, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस सरकार ने अंग्रेजों की सरकार का पूरा पूरा पालन किया है। फूट डालो और शासन करो। जनता को ये बात जरूर समझनी पड़ेगी डॉक्टर देसाई, नहीं तो देश वैसे ही लगातार 50 साल पीछे जा चुका है। पता नहीं हम पाषाण युग में न चले जाएं, यही एक डर लगता है। विंग कमांडर साहिबा, आप हमारे साथ देहरादून से जुड़ी और बेबाक बातें आपने तथ्यों के आधार पर रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को आपने एनलाइटन किया, हमें एनलाइटन किया, इसके लिए फिर से एक बार मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।